कल यहां तक हम लोग का हो गया था, आवाज है ना? नहीं नहीं, इसमें आवाज उसमें होगा, उसमें जा रहा होगा। आ जाइए, आप भी इधर आगे आ जाइए। लॉर्ड डलहौजी 1848 1856, इसके पहले का जो है हम लोग देख लिए थे कि किसके समय क्या हुआ था। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है ना 1839 में, उसके बाद अंग्रेज जो है वो लग जाते हैं पंजाब को कब्जाने के फेर में। और सिंध जो था उसके पहले, जब तक रणजीत सिंह जी जिंदा रहे थे तब तक सिंध को ये कवर नहीं कर पाए थे, कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो जैसे ही ये मरते उसके 4 साल के भीतर 1843 में 1843 में चार्ल्स नेपियर जो है वो जीत लेता है किसको? सिंध को। और उस समय लॉर्ड एलन बरो जो थे वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद हार्डिंग फर्स्ट आते हैं, हार्डिंग फर्स्ट आते हैं 1844 से 48 तक, डलहौजी के ठीक पहले। और उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी अपना हड़प नीति 1848 से 1856, इन्हीं के समय में द्वितीय आंग सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग, हार्डिंग फर्स्ट के समय हम लोग पढ़े थे कल, पहला आंग सिख युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा इस समय होता है। और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है 29 मार्च 1849 को। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया महाराजा दिलीप सिंह से लेके। रणजीत सिंह का 5 साल का बेटा था महाराजा दिलीप सिंह, कोहिनूर हीरा ले लिया गया और उसका 2/3 डाल दिया गया ब्रिटिश म्यूजियम में और 1/3 महारानी के ताज में, क्राउन में लगा दिया गया तोड़ करके उसको। द्वितीय आंशिक युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे, याद रखना। पहला लड़ा गया था रामनगर का युद्ध, ठीक है, जो निर्णय नहीं हो पाया। दूसरा लड़ा गया चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849, इसमें भी फैसला नहीं हो पाया। तीसरा हुआ गुजरात नामक स्थान पर चिनाब नदी किनारे, गुजरात राज्य नहीं, चिनाब नदी किनारे पंजाब में ही, गुजरात क्या है एक जगह है, ये कहां है? ये पंजाब में ही गुजरात नाम का युद्ध, इसको तोपों का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोपों का युद्ध नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए, ठीक है। इसी को तोपों का युद्ध भी बोलते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध उसी के समय में हुआ, ठीक है, 1852। और लोअर बर्मा और वही पीगू, उसी का, बर्मा का एक पार्ट था, उसको भी क्या किया गया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। ये 1851-52 और युद्ध के अंत में, इसका पहले याद होगा 1824-26 में पहला वाला हुआ था, 1824 जो यानबू की संधि हुई थी। अब ये इसमें मिला लिया गया, संधि की जरूरत नहीं पड़ी, खत्म हो गया। ठीक है, ये अगला, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में 52 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इनाम नाम ही था, ये मत सोचिएगा कि प्राइज इस टाइप का नहीं, इट वाज इनाम कमीशन, ठीक है, नाम ही था। जैसे कैसे होता है मोहम्मद इनाम, ये सब टाइप से, तो इनाम नाम था। इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनका छीनना था। जो भी जागीर लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे थे उनसे क्या करना था? उनको छीन लेना था। इनाम कमीशन को काम दिया गया कि आप पता लगाइए कि वो कौन कौन जागीर हैं जो अंग्रेजों को टैक्स, लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, और उन सबको डलहौजी ने हड़प लिया। हर तरह से वो क्या कर रहा था? हड़पना चाह रहा था कि जो भी टैक्टिस से हड़प लिया जाए और अंग्रेजों को सबसे आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। याद होगा वारेन हेस्टिंग्स टाइम में घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, कि पहले जो है बंगाल को बचा करके
रखो, इसको पहले बढ़ाओ आगे। अभी मराठों से भी नहीं लड़ो, अब्दाली से भी मत लड़ो, दोनों आपस में लड़के ऐसे ही मर जाएंगे। वारेन हेस्टिंग्स उसी नीति पे चला। वेलेस्ली आया सहायक संधि, अपने दोस्त बनाओ और दोस्तों की सहायता से बाकी को मारो, और जब इतने ताकतवर हो जाओ तो अपने दोस्तों को भी हड़प लो, अवध को, समझ आया? अवध को भी क्या करो, हड़प लो। और यही कारण 1857 का विद्रोह हो गया। इसीलिए इन लोगों ने हड़पने की नीति पर रोक लगा दी और कहा कि जो हमारे साथ रहेगा उसको हम अधीनस्थ राज्य, प्रिंसली स्टेट के रूप में रखेंगे। और यह व्यवस्था अगले 90 साल तक, 1947 तक चलती रही, जब तक कि अवेयरनेस नहीं आ गई भारतीय जनता में, ठीक है, कि हम सब एक भारतीय हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग अड़ गए मास लीडरशिप में। 2 विश्व युद्ध हो गया जिसमें अंग्रेजों की कमर टूट गई, पूरी दुनिया बदल गई। फ्रांस और इंग्लैंड पीछे हो गए, उनकी जगह पर क्रमशः सोवियत संघ और अमेरिका आ गए। इंग्लैंड की जगह अमेरिका ले लिया और फ्रांस की जगह सोवियत संघ ले लिया। और ये अब देखे कि अगर इंग्लैंड के कब्जे में रहेगा भारत तो इतना बड़ा बाजार कहां से आएगा। इसलिए इंग्लैंड को उन्होंने भी बाध्य कर दिया कि आप उसको अब मुक्त कीजिए, ताकि एक स्वतंत्र देश रहेगा तो अमेरिका को लगा या सोवियत संघ को कि हम लोग के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। ठीक है, यह अलग बात है कि नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति चलाकर दोनों से रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन मजबूरियां ऐसी हुई कि हम लोग सोवियत संघ के ज्यादा करीब हो गए और तब अमेरिका से हम लोग दूर हो गए। लेकिन 1990 का जब दशक आया, जब राव प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी उस समय के और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने इनका दोनों का मिल करके इन लोगों ने राव मनमोहन जो लगाया, आर्थिक नीतियां लाई, एलपीजी, उसके बाद जो है अमेरिका हम लोग के करीब होता चला गया, क्योंकि तब तक सोवियत संघ टूट गया था 1991 में उसी साल। और टूटने के बाद वो किसी महत्व का नहीं रह गया, वो खुद ही जो है अमेरिका का चमचा बन गया। तो नतीजा क्या हो गया, अभी भले पुतिन के ये में फिर से सुबुगा रहा है, लेकिन अमेरिका भी हमारे करीब आया। क्यों? क्योंकि चाइना उसको टक्कर देने लगा था, और चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए भारत को बढ़ाया जाना जो था, इसका फायदा हम लोगों को मिला। और अब देखिएगा कि 90 के दशक के पहले में गांव गांव में बाइक नहीं होता था, अब जिस घर में ठीक से खाने को नहीं हो वहां भी बाइक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब आर्थिक ये का। अब आ जाओ डलहौजी का शासनकाल, उसके व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते व्यपगत सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति, इसी को व्यपगत, दूसरे का व्यपगत कर लेना, व्यपागत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का अधिक याद किया जाता है। सबसे पहले इसने सतारा को कब्जा लिया, सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है, जो नहीं था वो महारानी जो थी ताराबाई सतारा बनाई थी, तो ये मराठों का। जैतपुर जो बुंदेलखंड में, और संभलपुर उड़ीसा 1849 में। बघाट हिमाचल प्रदेश ये ले लिया 1850 में। उदयपुर मध्य प्रदेश में, उदयपुर स्थान वाला नहीं, वो तो पहले ही सब्सिडी अलायंस में आ गया था। उदयपुर मध्य प्रदेश में, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में। तो सतारा से शुरू हुआ और नागपुर तक में इतना जो है कब्जा लिया गया। कहां से शुरू हुआ था, सतारा, और लास्ट कहां हुआ, नागपुर। 1856 में जेम्स आउट्रम ने अपना रिपोर्ट दिया। जेम्स या हेनरी आउट्रम, जो आउट्रम था, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि जिस राजा की अपनी संतान नहीं होगी हम उससे उसके रियासत को छीन लेंगे, गोद लिया हुआ बच्चा माना नहीं जाएगा, इसीलिए हड़प लिया। लेकिन अवध का तो था, वाजिद अली शाह का जो बेटा था बिरजिस कादिर था, तो अब इसको कैसे हड़पा जाए, इसलिए बैड गवर्नेंस का आरोप लगा के इसको हड़प लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और इसका बेटा जो था वो बिरजिस कादिर था। तो बिरजिस कादिर और इसकी जो मां थी बेगम हजरत महल, उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया लखनऊ से। जीनत महल तो बहादुर जफर की बेगम थी, ठीक है, वो दिल्ली से ये की थी। नोट, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था, सादत खां। 1856 में डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहां कर दिया, मेरठ, और सेना का मुख्यालय कहां लेके चले गए, शिमला में। ठीक है,
डलहौजी में बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। डलहौजी को अच्छे से पढ़ लेना। विलियम बेंटिक हो गया, डलहौजी हो गया, वेलेजली हो गया, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, इन सबको देख लीजिएगा, मेन जो गवर्नर जनरल है, तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। डिस्पैच का मतलब होता है ना कि जब हम लोग एक साथ कई पत्रों को भेजते हैं ना कहीं, उसको डिस्पैच कहा जाता है। यानी जिस घटना का प्रभाव व्यापक हो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है यहां, डिस्पैच। तो वुडरो विल्सन का था ये डिस्पैच, यानी इन सुधारों को ऊपर से पूरा नीचे लागू किया जाएगा, यानी डिस्पैच। एक होता है ना कि एक लेटर को भेजना है तो आई सेंड द लेटर, ठीक है, या आई सेंड द लेटर, भेज दिया, हमने भेज दिया था। कई लेटर को भेजा, आई डिस्पैच द लेटर्स, आई सेंड द लेटर्स नहीं। आई जैसे मान लो कि किसी को शादी का कार्ड एकदम पूरा पोस्ट ऑफिस में भेजना, 100 शादी का कार्ड, तो आपको ये नहीं लिखना है कि आई सेंड द लेटर्स या इन्विटेशन कार्ड्स, आई डिस्पैच द इन्विटेशन कार्ड्स। एक जगह से कई जगह भेजा गया, इसीलिए ये शब्द आया है डिस्पैच, कि शिक्षा के सुधार एक जगह के लिए नहीं कई जगह लागू किए गए, इसलिए क्या कहा गया, डिस्पैच। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज, और आगे चल के लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी शहरों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया, और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में प्रांत में एक डायरेक्टर एजुकेशन का पद नियुक्त किया गया। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर क्या हुआ, एंग्लो का मतलब अंग्रेजी, वर्नाकुलर का मतलब स्थानीय भाषा, वर्नाकुलर का मतलब स्थानीय, तो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा को मिला के पढ़ाया जाए। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर और थोड़ा सा बड़ा हो जाए बच्चा तो अंग्रेजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी मानते हैं। इसी समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। ठीक है, प्रथम रेल चलाई गई। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तथा 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग, लोक सेवा विभाग की स्थापना की, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट, ये हो गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। इसी समय 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा, ठीक है, तार सेवा जो टेलीग्राफ होता है ना वो शुरू हुआ, बिजली संचालित। जबकि वर्ल्ड लेवल पर पहली बार यह सर्विस शुरू हुआ था आपको 1837 में। सैमुअल मोर्स बनाए थे टेलीग्राफ, और बिजली का पहली बार प्रयोग करके टेलीग्राफ लाइन से संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। भारत में यह कितने साल बाद आया, समझ रहा है, 16 साल के बाद। कहां कहां, कलकत्ता और आगरा के बीच बिजली से संचालित। जबकि पहली बार बिजली के कारण बल्ब कब जला, 1897 दार्जिलिंग में, 1897 दार्जिलिंग में पहली बार बल्ब जला भारत में। और 1902 में आया शिव समुद्रम में पहली बार जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली का उत्पादन हुआ। तो 1837 में बिजली का उपयोग सबसे पहली बार सैमुअल मोर्स ने किया टेलीग्राफ के लिए। भारत में 16 साल के बाद आया, बिजली से तार सेवा शुरू हुई। इसके पहले तार सेवा पहली बार दुनिया में कब आया, क्वेश्चन आता है कि पहली बार बिजली का प्रयोग कब किया गया, 1837 में। ठीक है, जब बल्ब कब जला उसके 41 साल के बाद बिजली का प्रयोग करके। तो आपको जो ये लगता होगा ना कि बिजली का प्रयोग से पहली बार बल्ब जल गया, बिजली आ गई, तो नहीं, बिजली का प्रयोग सबसे पहले किस काम में किया गया, टेलीग्राफ में, तार में। तार सेवा जो है, ये क्या लिखा हुआ है, तार सेवा, बिजली का प्रयोग से जो किया गया, कब, 1837 में। और थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब कब बनाते हैं, 1878 में, 41 साल के बाद। यानी बिजली का पहला प्रयोग बल्ब जलाने में नहीं किया गया था, तार सेवा के लिए किया गया था सैमुअल मोर्स के द्वारा 1837 में। और उसके 41 साल के बाद जो है थॉमस अल्वा एडिसन ये किए थे, देख लो, 1878 में बल्ब बना, इनकैंडेसेंट बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। भारत में ये जला कब, 1897 दार्जिलिंग में। दुनिया में तार सेवा शुरू हुआ 1837 में इंग्लैंड में, अपने यहां आया 1853 में अंग्रेजों के ही कारण। ठीक, तो कोई पूछे कि बिजली का उपयोग सबसे पहले किसमें किया गया था, तार सेवा में। उसके 41 साल के बाद बल्ब का यूज किया गया, 1878 में थॉमस एडिसन बल्ब बनाए, तब जला है। हम लोग बिजली का मतलब समझ जाते हैं कि बल्ब, नहीं,
41 साल लग गया बिजली से हम लोग बल्ब जलाने में। जब थॉमस अल्वा एडिसन 1000 को प्रयोग करके फिर असफल हो गए, तब जाके बना पाए। ठीक है, इसने शिमला को समर कैपिटल बनाया। इसने शिमला को क्या बनाया? समर कैपिटल। यहाँ लास्ट हो जा रहा है क्या ये जो? इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, समर कैपिटल। 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या कर दिया गया? ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता परीक्षा। खुली प्रतियोगिता परीक्षा जिसके लिए उम्र रखी गई 18 से 23 साल बस, ताकि भारतीय किसी भी कारण इसमें शामिल ना हो पाए, क्योंकि उन लोगों को पढ़ते पढ़ते ही 22-23 साल उम्र निकल जाता था। ठीक है, जब तक वो समझते कुछ तब तक सिविल सेवा का वो उम्र पार। और अंग्रेज लोग जो है अंग्रेजी जानते थे, इसलिए क्या कर जाते थे, उस एग्जाम को निकाल ले जाते थे। यहाँ पे लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती थी, धीरे धीरे जो है बनना शुरू हुए। सत्येंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले बने। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? पहले कंपनी का जो संचालक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही करता था नियुक्ति। ठीक है, आगे चल के ये क्या कर दिया गया? खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ओपन प्रतियोगिता परीक्षा 1853, याद रखिएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में 10 साल के बाद देखो लंदन में विश्व परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 10 साल लग गया ओपन होने के बाद। 1922 में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया और 1923 में पहली बार यह दिल्ली में किया गया। इलाहाबाद में बस 21 साल हुआ था 1922 में। 1922 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा 1922 में। 1923 से कहां शिफ्ट हो गया? दिल्ली और लंदन। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया। नर बलि, काजल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, ग्रामेटिकल सही है। जब हम लोग रात में भी मिले और अगर दिन में पहली दफा ये हो तो गुड मॉर्निंग ही होता है। जा क्यों नहीं रहा है? कैनिंग आ गया उसके बाद क्या? इतना बड़ा है। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 1862। ठीक है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। वायसराय यानी जो राजा का डायरेक्ट प्रतिनिधि। ठीक है, वाइस रॉय, रॉयल शब्द रॉयल को दिखा रहा है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक रिवोल्ट। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे कहां आ गया? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, यानी ब्रिटिश क्राउन। कैनिंग के समय 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट बंगाल की और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता 2 जुलाई 1862, मद्रास तथा मुंबई में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। बंबई हाईकोर्ट तो 15 अगस्त 1862 को हुआ था। उसमें क्या पता था कि आगे चल के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बन जाएगा। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद नहीं, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। आगरा में किया गया था, जिसको 9 साल के बाद इलाहाबाद भेज दिया गया। आज तक इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। तो लिखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, लेकिन उस समय वो आगरा में था। 9 साल के बाद 1875 में उसको कहां लाया गया? यानी देश का जो चौथे नंबर का हाई कोर्ट है, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। शहर का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम अभी भी क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। केवल एकमात्र चेन्नई है जो मद्रास हाईकोर्ट का नाम चेन्नई हाईकोर्ट कर दिया गया है, बाकी सब वैसे ही।
अभी भी बंबई हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो कोलकाता नहीं हुआ है। कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। कई लोग डलहौजी लिख देते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, कैनिंग ही है। कैनिंग जो डलहौजी ने उसके ड्राफ्ट को तैयार करवाया था, लेकिन साइन करने का मौका किसको मिला? कैनिंग को। ये याद रखिएगा, ड्राफ्ट कौन तैयार करवाया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का? डलहौजी। लेकिन अंतिम उसे पारित करने का शुभ अवसर किसको मिला? कैनिंग को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का नियम 15 द्वारा विडो मैरिज को वैलिड करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। पहले उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। ठीक है, क्योंकि विडो रीमैरिज बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर पति मर जाए या कैसे कुछ हो जाए तो वैसी स्थिति में शादी होना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और आजकल दिक्कत क्या हो गई है कि कई लोगों का शादी हो जाती है और उसके बाद जो है रिलेशन बिगड़ जाता है। बहुत जगह ऐसा हम कई जगह देख रहे हैं, और उसके बाद जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। अभी भी देख लीजिए, कई राजनीतिक परिवारों में ऐसा है कि छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं, एकदम नहीं, कि जिंदगी भले खराब हो जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे मरेंगे लेकिन घुटन में रहेंगे सारी जिंदगी, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं चाहे मर जाएं। और एक बड़ी समस्या हो गई है आज के डेट में। ठीक है, तो हालांकि उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस चीज को काफी काम इस पर किया था। 1856 में पैतृक संपत्ति, पैटर्नल प्रॉपर्टी से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई भी बन जाता है तो उसकी पैतृक संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था कि क्रिश्चियन बन जाते थे लोग तो हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार क्या करता था, उसको संपत्ति से करता था बेदखल। अंग्रेज समझ गए कि इस डर से तो हिंदू जो है कन्वर्ट नहीं होगा, तो उन्होंने ये नियम बना दिया ताकि कन्वर्जन और तेज हो जाए कि तुम धर्म भी चेंज कर लोगे तो भी तुमको पैतृक संपत्ति से तुमको छीना हटाया नहीं जाएगा, रहेगा। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो आगे चल के कैग बना था। इसको ध्यान रखना। ठीक है, महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल, कैनिंग के समय 1857 में। आगे चल के यही क्या बना? कैग। आगे चल के यही कैग बना। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और बहादुर जफर को मैकेंजी नाम के जहाज पर, पानी के जहाज पर बिठा के इनके परिवार के 35 मुगल सदस्यों को रंगून पहुंचा दिया गया। ठीक है, जहां 4 साल के बाद 1862 में कार के गैराज में ही पीछे इनकी मृत्यु हो गई हाँफते हाँफते, बहादुर शाह जफर की। ठीक है, वहां रंगून का जो शहर का ब्रिटिश रेजिडेंट था, नेल्सन नाम था, नेल्सन डेविस। तो नेल्सन डेविस या डेविस नेल्सन, दोनों में से जो भी नाम रहा हो, तो इनकी जो आया थी वो दौड़ते हुए एक खादिम रख दिया था। एक खादिम सेवा सुजा के लेकर बुढ़ापा में 82 साल की उम्र हो चुकी थी बहादुर जफर की, और कार का गैराज था अपने घर के पीछे में, उसको उसी में इनको दे दिया था एक खटिया, उसी पर ये सोए रहते थे अपना कंबल बिछा करके। तो जब लास्ट में खादिम जो थी वो दौड़ते हुए आई कि हुजूर हुजूर देखिए ना, बादशाह आलम जो है वो गिर पड़े हैं, मतलब। तो आया देखने के लिए अपना ऐसे खड़गा करके, तो देखा कि अपना मक्खियां भिनभिना रही हैं मुंह पर, और अंतिम मुगल सम्राट जो है वो अपना सांस निकल चुका है, मक्खी भिनभिना रही है मुंह पर, और कहा कि 2 गज जमीन नसीब न हो सुखी, ठीक है, अपने धरती की। तो देख कि तो किस जहाज में भेजा गया इनको? मुगल अंतिम मुगल शासक बहादुर जफर को मैकेंजी नाम के जहाज पे, मैकेंजी। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता आईपीसी को 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। अपराध विधान संहिता, ठीक है, ठीक, अपराध विधान संहिता, ये सब नहीं पूछता है, आगे आएगा। ये आपको इंडियन पिनल कोड जाता है आईपीसी 1860, ये याद रखना।
इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये बाकी सब नहीं पूछता है। प्रारूपिक दंड संहिता और 1859 में अपराध विधान संहिता। व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, LAPSE, लैप्स, ये लैपेस कर दिया है, इसको लैप्स कर दीजिएगा। यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, क्या कि अब किया जाएगा तो फिर विद्रोह हो जाएगा। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम, तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। पोर्टफोलियो कहते हैं विभागीय प्रणाली, जो मंत्री लोग का अलग अलग विभाग बनाया जाता है ना, उसी को कहते हैं विभागीय प्रणाली। जब एक प्रधानमंत्री से काम नहीं संभलता है तो वो कैबिनेट मंत्री और बाकी मंत्री बनाते हैं, इसी को कहते हैं विभागीय प्रणाली। तो विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। वहाबी सुन्नी मुसलमानों का आंदोलन था, जिसके अनुसार वो चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को फिर से लागू कर सके, 1500 साल पहले के इस्लामी शासन को शरीयत के अनुसार लागू कर सके, इसीलिए वहाबी आंदोलन चला था। पटना इसका मुख्य केंद्र था, पटना इसका मुख्य केंद्र था। और जो पीर अली थे बुक बाइंडर, वो इसके प्रणेता थे यहाँ पर बिहार में। 1863 में धर्मशाला में और लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हुई थी, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश में। यानी कॉर्नवालिस के बाद ये दूसरा गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी मृत्यु कहां हुई थी? भारत में। तीसरा होंगे लॉर्ड मेयो, तीसरा लॉर्ड मेयो। पहला कॉर्नवालिस गाजीपुर में, दूसरा एल्गिन धर्मशाला में, और तीसरा जो है लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुई थी। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869, 1864 से 1869। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। देख लो, इसी को कहते हैं इसे हिम्मत मिलती है। मेढक जो है वो शेर पर छलांग मार दिया, क्या किया? पूंछ से झटक दिया होगा, लेकिन हिम्मत देखिए, ये वीरता की बात है। हम लोग हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कलेजा चाहिए। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन लॉरेंस के बाद ये, सॉरी, सर जॉन शोर के बाद ये सर जॉन लॉरेंस थे। इनका पूरा नाम क्या था? सर जॉन लॉरेंस। तो दो ही लोग हस्तक्षेप की नीति के लिए जाने गए हैं। कौन कौन? एक सर जॉन शोर, जो पहले बताए थे कि शोर नहीं मचाते हैं, शांत रहते हैं, और दूसरे हुए सर जॉन लॉरेंस। ये दोनों ही पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के लिए जाने जाते हैं, सर जॉन शोर और सर जॉन लॉरेंस। शोर आए थे, याद होगा, जो ऑकलैंड के बाद आए थे, ने अफगानिस्तान बहुत मारा था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में। तो सर जॉन लॉरेंस जो है एकदम किस के उसके पहले आए थे, विलेजली के पहले, हम भुला गए कब आए थे सर जॉन शोर। ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा, सर जॉन शोर कब आए थे? विलेजली के पहले आए थे। हाँ, तो हस्तक्षेप की नीति थी। सर जॉन शोर कब था उनका पीरियड? देखे तो 53 से 98, हाँ 1793 से 98, और इनका 1864 से 69। अब दोनों ही किस लिए जाने गए? हस्तक्षेप की नीति कारण। दूसरे वाले को शानदार निष्क्रियता भी कहते हैं। शानदार निष्क्रियता, एकदम इनएक्टिव थे, इनर्ट मोड में थे। इसी के समय में उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में 69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। अकाल आयोग, फेमिन कमीशन।
सर जॉन लॉरेंस के समय 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। समुद्री टेलीग्राफ यानी समुद्र के नीचे से जो है लाइन बिछाया गया था वो, ठीक है, समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। और जबकि इसके पहले वो क्या देख रहे हैं, 1853 में टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया कलकत्ता और आगरा के बीच में। अब कहां शुरू कर दिया गया, भारत और यूरोप के बीच में, ताकि तेजी से संदेश का आदान प्रदान हो। अब आ गया अपने लॉर्ड मेयो, तीसरे नंबर वाले जो मारे गए थे यहां भारत में। 1872 अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना, ठीक है। राजकोट में राजकुमार कॉलेज की स्थापना, राजकोट गुजरात में, मेयो कॉलेज अजमेर में और राजकुमार कॉलेज प्रिंस कॉलेज राजकोट गुजरात में, इसमें नहीं दिया हुआ है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों समय प्रथम जनगणना 1872 में सेंसस, फर्स्ट सेंसस, रेगुलर वाला बाद में हुआ, लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुआ। एक अफगान शेर अली आफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें एक और चीज जोड़ लीजिएगा, ये इसी के काल में सबसे पहले वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। अब राज्यों को भी बजट पर मौका दिया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इसी के समय आता है क्वेश्चन, भले इसमें नहीं दिया है। लॉर्ड मेयो के समय ही फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन आया, यानी अब प्रोविंसेस को भी क्या दिया गया कि आप अपने लिए जो है अपना फाइनेंस का तय कर सकते हैं, अब हमेशा सेंटर से ही नहीं जाएगा, आप बताइए आपको कितना चाहिए, ठीक है। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसके समय आया, लॉर्ड मेयो के टाइम में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, दरभंगा में एक स्कूल है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के नाम पर। (1872 से 1876) लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसमें बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। मल्हार राव को, बड़ौदा गुजरात, दक्षिणी गुजरात में बड़ौदा है, बड़ौदा रियासत के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में, करप्शन के आरोप में राजा के पद से हटाकर कहां भेज दिया कि जाइए मद्रास, तो आराम से वहीं रहिएगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। मेरा उद्देश्य करों को हटाना, कितना बड़ा झूठ, ठीक है। इनका उद्देश्य टैक्स को हटाना था और अनावश्यक लीगल कार्रवाइयों, वैधानिक का मतलब होता है लीगल कार्रवाइयों को बंद करना। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी समय में हुआ था। राम सिंह कुका उसके ये थे, राम सिंह कुका। कुका आंदोलन क्यों कहा जाता था, पंजाबी में कहते हैं कुक लगाना, मतलब आवाज देना, नहीं कहते हैं कुक लगा, ठीक, तो इसीलिए इसको कहा गया कुका। चिल्लाते थे, कुक लगाते थे, तो गाय जो है चली आती थी। तो इसमें भगत जवाहर मल, ठीक है, भगत जवाहर मल इसके प्रणेता थे कुका आंदोलन के, लेकिन फेमस हुआ था इसके टाइम में राम सिंह कुका, राम सिंह कुका। और कुका क्यों, कुक लगाना कहते थे, इसीलिए कुका। इसी समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट देखा था मिस्र में कि अगर यहां से हम लोग जमीन को काट के नहर बना दें तो हम लोग बहुत जल्दी यहां से जो है रास्ता छोटा हो जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर को अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग होती है SUEZ, स्वेज कैनाल। पढ़ोगे तो लगेगा कि सुएज है, लेकिन स्वेज, स्वेज SUEZ, स्वेज कैनाल, ठीक है। खुल जाने से, ठीक, 1859 से बनना शुरू हुआ था, ठीक है, 1859 से बनना शुरू हुआ था और इसके समय में जाके खुला ओपन हुआ था। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880, लॉर्ड बहुत दुष्ट था। सभी गवर्नर जनरल वायसरॉय में सबसे दुष्ट कौन था, लिट्टन था।
यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर लिखने वाला बहुत अच्छा आदमी हो। यह एक नॉवलिस्ट था, निबंध लेखक भी था, एसे राइटर और साहित्यकार था। ठीक है, तो साहित्य के आकाश यानी साहित्य की दुनिया में इसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जानते थे। ओवेन मेरिडिथ के नाम से जानते थे, इसी नाम से लिखता था, ओवेन मेरिडिथ, ओवेन मेरिडिथ। ठीक है, ये यहां पे मेरेडिथ था, ये करना मेरेडिथ, ओवेन मेरेडिथ। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में भयानक अकाल पड़ते रहता था इन लोगों के टाइम में। इतना ना भूखमरी का शिकार बना दिए थे कि लोग अपने ही रिश्तेदारों के डेड बॉडी को खाने लगे थे। ठीक है, भूख से परेशान होकर के, क्योंकि सब कुछ को ये क्या करते थे, ये कहते थे कि हम लोग ईसाई हैं, हम लोग जो है करुणा और परोपकार जानते हैं। देख करके समझ में आता था कि ये कितने बड़े ईसाई हैं। ये इनके मिशनरी जो है वो ईसाई बनाने के लिए मरी रहती थी। और जो हिंदू होते थे जनरली, जैसे कि होता है ना कि आज के जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब में इनसेंध मारते थे और उनको ये चाहते थे कि देखो वो सब जो है तथाकथित ऊंची जाति वाला तुम लोग को नीचा दिखाता है, ये करता है, वो करता है। मेरा सिंपल मानना था कि मान लो कि हम शेड्यूल कास्ट हैं और हमको कोई कह दे कि मंदिर में नहीं घुसने देंगे, उसका मुंह तोड़ देंगे, हम धर्म छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, हम पूरी व्यवस्था चेंज कर देंगे अपने में, हम भगा देंगे दूसरों को जो हमको रोकेंगे मेरे धर्म में। हम शेड्यूल कास्ट हैं। अब कोई माइकल लाल हमको रोक के दिखाए क्या मंदिर में नहीं घुसने देंगे, ना हम मुंह तोड़ दिए बताना, हम दूसरा में कहे जाएंगे भाई हु आर यू, हमको मेरे ईश्वर से मिलने से रोकने वाला कौन है बे। व्यक्तित्व तो ऐसा बनाइए कि आपको आपके हाथ में दही जमा हुआ है कि कोई रोक देगा, बिल्कुल नहीं, किसे झुकना क्यों है। तो ये जब आपको ये ईसाई बना रहे थे, उसमें से पूछना था ना कि तुम्हारे कारण जो हजारों लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं भूख से, कहां जाती है उसमें तुम लोग का करुणा और परोपकार, उसमें तुम्हारा धर्म काम नहीं आता है, तब तुम्हारा व्हाइट मैन्स बर्डन नहीं काम आता है, आप कहते हो कि क्रिश्चियन है। तो ये सभी चीज, किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, तब तुम्हारा धर्म नहीं सिखाता है कि किसी को मारना काटना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी धार्मिक व्यक्ति ये सब काम नहीं करेगा, वो मृदु रहेगा, उदार रहेगा, कह रहे नहीं नहीं ये सब काम हमसे नहीं होगा भैया, उसको धार्मिक आदमी कहते हैं। ये क्रूर लोग नहीं धार्मिक हो सकते हैं, क्या कोई धर्म रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिट्टन ने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में 1878 में एक फेमिन कमीशन की नियुक्ति की। ये पूछता है लिट्टन ने रिचर्ड स्टैची, ठीक, एक तरफ सारा अकाल आयोग दे देगा और एक तरफ दे देगा कि रिचर्ड स्टैची, और साल दे देगा 1878, तो आपको मिलाना पड़ेगा कौन साल में रिचर्ड स्टैची, या पूछ देगा कि किसके वाइसराय के काल में आया था रिचर्ड स्टैची अकाल आयोग। 1 जनवरी 1877 को लिट्टन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन, इसके पहले कैनिंग समय में हुआ था, इलाहाबाद दरबार, और अब दिल्ली दरबार। ये क्या था कैसर, असल में ये सीजर, ठीक है, ये जो होता था ना, ठीक, सीजर, अब ये यही था, यही होगा, हाँ सीजर, जो जूलियस सीजर के नाम से होता था ना, जूलियस सीजर, वही वाला शब्द को हम लोग हिंदी में क्या कहते थे, कैसर। इसका मतलब होता है महान योद्धा, महान योद्धा, इसलिए जूलियस सीजर, वही कब जाया था, इंग्लैंड को गुलाम बनाया था 55 बीसी में, 55 बीसी में, जूलियस सीजर। और सीजर का मतलब क्या होता है, कैसर का मतलब क्या होता है, महान योद्धा। तो कैसर हिंद किसको दिया गया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। इसके सम्मानित करने के दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नाकुलर, वर्नाकुलर इज लोकल लैंग्वेज, ठीक है, वर्नाकुलर। तो क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कि जो भी अखबार भारतीय भाषाओं में छपेंगे उनको आपको दिखाना पड़ेगा। और यह किया गया था राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक अखबार निकाले थे, समाचार पत्र सोम प्रकाश, किसका था सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख लेना, सोम प्रकाश वाज द न्यूज़पेपर ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
इस कानून में प्रोविजन था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, ऑब्जेक्शनेबल आइटम, तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस से सारी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस वर्नाकुलर प्रेस का शिकार एक ही समाचार पत्र हुआ था जिसका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। ये एग्जाम में पूछता है, सोम प्रकाश। और इसी के डर से आनंद बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना बंगाली से बदल के अंग्रेजी कर दिया था, खुद को डरे कर दिया था बंगाली से इंग्लिश में। अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में छपने लगी थी। ठीक है, अभी आप लोग एक न्यूज चैनल देखते होंगे, ठीक है, अभी आप लोग एक न्यूज चैनल देखते होंगे, टीवी में आता है एबीपी न्यूज, देखे हैं? अब इसका फुल फॉर्म करो, फुल फॉर्म देखो, फैलाओ, अमृत बाजार पत्रिका, दिखा एबीपी न्यूज। नहीं ना पता था, अब पता चल गया ना। तो ये ठीक है, तो वो लोगों को नहीं चीज, बहुत चीजें पता है, हम लोग को बहुत चीज रहती है पता, क्या बताएं, टाइम ही नहीं है, ये सब यही सब बताने में हम लोग का टाइम समझ में चला जाता है। तो एबीपी न्यूज, अमृत बाजार पत्रिका न्यूज, कितना बढ़िया बता दिए। और अभी लोग सोचते होंगे ये क्या है एबीपी, तो लगता होगा कि किसी का नाम होगा उसी के नाम पे बना दिए है सब, लेकिन नहीं, अमृत बाजार पत्रिका के नाम पर एबीपी न्यूज बना है। पैनियर अखबार ने, पैनियर अखबार बहुत दुष्ट टाइप का अखबार था अंग्रेजों का, और उसने वर्नाकुलर प्रेस का समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि सब गैर अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र जो बर्बाद हो जाती, तो अंग्रेजी पैनियर को सब खरीद के पढ़ते। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक क्या करते थे, इनडायरेक्ट वे में उसमें न्यूज छापते थे। जब उनको कुछ संदेश देना रहता था ना, तो भगवत गीता से छाप देते थे, जो पार्थ को जो कह रहे हैं, और ये कृष्ण, तो कृष्ण क्या बोलते हैं पार्थ को, हे पार्थ अब छोड़ो ये सब, जो करना है कर डाल, तो डालते थे भगवत गीता का। ये अंग्रेज लोग को कहते थे कि तो भगवत गीता का उल्लेख है, लेकिन वो होता किसको था, चापेकर बंधुओं को। जब चापेकर बंधुओं को प्लेग के टाइम में जब सब घर में घुस के बदमाशी की है अंग्रेज सब, तो चापेकर भाइयों ने तय कर लिया कि हम लोग बिना गोली मारे बम मारे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो वो लोग अपने सर गुरुदेव का आदेश का इंतजार कर रहे थे, तो गुरुदेव ने अखबार में लिखा, पार्थ देखते क्या हो, कोई यहां अपना न पराया कुछ नहीं, ठोक डाल। अगले ही दिन तीनों भाई बजा के मार दिए, अरेस्ट अरेंड दोनों को। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि उकसाया कौन था, तब खोला गया मराठा केसरी, तो उसमें लाला ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखे थे कि हे पार्थ ज्यादा सोच मत। तब जाके अंग्रेजों को समझ में आया कि दे तरीके तो खेला हो गया, बाबा खेला कर दिए। ठीक है, तो उस समय वैसे भी खेला होता था। इसी के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, इंडियन आर्म्स एक्ट, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, उसके पहले आदमी हथियार रख सकता था, बाद में रोक दिया गया। इसने बदमाशी में सिविल परीक्षाओं की अधिकतम आयु और घटा के कितनी कर दी, ताकि भारतीयों का और सिलेक्शन ना हो। कितना बदमाश था, ठीक है, कि ताकि भारतीयों का सिलेक्शन और ना हो। 1857 में सिविल परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु को घटाकर 22 और 1866 में घटाकर उसको क्या कर दिया गया था, और ये आया तो उसको और 19 कर दिया, 15 साल कर देता। ठीक है, लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, माओ, मोहम्मडन एंग्लो प्राच्य ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज। ये लिट्टन ने सहायता की थी किसको, सर सैयद अहमद खां को। आगे चल के यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। सर सैयद अहमद खां, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मडन, एम फॉर मोहम्मडन,
मोहम्मडन एंग्लो, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, माओ, माओ कॉलेज, MOHAMMEDAN, मोहम्मडन एंग्लो यानी मुस्लिम आंग्ल, ठीक है, प्राच्य ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। लेटर ऑन 1875, ये आगे चल के 1920 में क्या बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना के लिए आगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय जो आए थे ना, वो इसको 10,000 रुपया देते हैं। सर सैयद अहमद खान पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दो मतलब अलग अलग ये हैं, वो साथ में नहीं रह सकते। हाँ, यही कहा था कि आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो था वो पाकिस्तान के लिए एक मांग टाइप का बन गया था। आज भी वहां पर जिन्ना की तस्वीर रखी हुई है, ठीक है, इसीलिए फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। जब 1983 में एक बार वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था ना, तो आप देखिए कि उस समय एक मैच श्रीनगर में हुआ था, 1983 में श्रीनगर में मैच हुआ था, इंटरनेशनल मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। उस समय श्रीनगर में नारे लगे थे भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में, 83 में श्रीनगर में, कि भारत हार जाए, भारत हार जाए। ये और ये 90 तो बहुत बाद की बात हो गई, वो डेट वाज 83, और उस समय हम लोग की आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, ठीक। और ये फैक्ट है, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज है, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको सुधारना बहुत जरूरी है देश के लिए। भारत की मिट्टियां, ये तो हो गया वहां तक का। उसके आगे का जो आएगा हिस्ट्री में, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तब तक। भारत की मिट्टियां, मृदाएं, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं, ये याद रखना। हिंदी में मृदा विज्ञान नहीं आता है, एग्जाम में क्या आता है याद रखना, हिंदी वालों के लिए भी यही आता है, मृदा विज्ञान लिख के नहीं आता है, आएगा पेडोलॉजी, इसको देख लेना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल, जलोढ़ मृदाएं, यह जलोढ़ क्यों, जल ओढ़, जल नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जलोढ़, अंग्रेजी में कहते हैं अलुवियल। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, जीवाश्म, ठीक है, की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होता तभी यहाँ की मिट्टी में यूरिया खूब डालते हैं, सब छिटते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिया में जो है 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस भी इसमें डाला जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ के किसान हाहा करके ना पूरे डाल देते हैं, जिससे मिट्टी समय से पहले बंजर हो जाती है। पंजाब के किसान इसके बेहतरीन उदाहरण है, इतना ना डाल दिए कि कैंसर होना, जमीनें कैंसरस हो गई है। इसमें धान, गेहूं, मक्का यानी मेज, तिलहन, ऑयल सीड, दलहन, पल्सेज, आलू, पोटैटो आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% से 45% क्षेत्र पर पाई जाती है, 42-43% होता है। भारत का संपूर्ण नॉर्थ इंडिया का मैदान, अपना जो गंगा घाटी वाला मैदान है, तटीय मैदान, जो कि ईस्ट कोस्टल और वेस्ट कोस्टल मैदान, जो पश्चिमी घाट से उधर समुद्र के बीच में और जो पूर्वी घाट से इधर, ये सब को कहते हैं तटीय मैदान, जलोढ़ मिट्टी का बना है, ठीक। देखिएगा, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये वाला एरिया, ये
पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसमें जलोढ़ मिट्टी। और इसके बाद जो यहां से आपका ये नॉर्थ मैदान, नॉर्थ मैदान एकदम सबसे एकदम शुरुआत में जहां पर ये बड़े बड़े बोल्डर शिवालिक से गिरे रहते हैं, यहां पर हिमालय से यहां पे नदियां अदृश्य हो जाती हैं, इसको कहते हैं भाबर, इसको कहते हैं भाबर। इसके बाद इससे भी चौड़ी एक पट्टी रहती है, इसको कहते हैं तराई। पहले खूब पेड़ होता था, इसको काट छांट के अब सब इसमें खेती करने लगे हैं, इसमें उगाने लगे हैं सब क्या, इधर उगाने लगे हैं गन्ना, फिर धान और पटसन जूट, तो पूर्णिया साइड में जूट, बाकी में धान और चीनी जो गन्ना के लिए उगाने लगे हैं जब चंपारण साइड में, ठीक है, इसलिए चीनी मिल उधर ज्यादा है। और इसके बाद जहां पर नदियां हैं, नदियां से सटे हुए इलाके में नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कि खादर कहते हैं, और नदियां जो दूर हो गई है ना जहां से मिट्टी, वो बांगड़ कहते हैं, ठीक है। तो जो दूर हो गई हैं वो सब बांगड़ हैं, और जो नदियों के किनारे किनारे जो भूमि है वो सब क्या है, खादर है, ठीक। और यही नदी जब गंगा के साथ साथ जब आ गई हैं तो लास्ट में क्या बन जाती हैं, डेल्टा, डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो पुरानी मिट्टी बांगड़, नई जलोढ़ खादर, नई जलोढ़ खादर। इंजॉयमेंट अलग है, हमको अब क्या बुलाएंगे, सब समझ गया। अब हमेशा के लिए क्रांति आ गई है इस क्षेत्र में, अब ये सब दिया बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। बुझा गया, नहीं समझ में आया। जैसे कि जो नहीं आते थे सब वसूलने के लिए बंद हो गया, देखिए ना, सरस्वती पूजा उसके पहले लगातार जो है चलता रहा, तो वो हो गया। एक बार गलती किए, अब जीवन में फिर कभी गलती नहीं करेंगे। और जिन्होंने गलती की वहां हमेशा के लिए बंद हो गया, वो उसका नोटिफिकेशन आ गया वहां उनके यहाँ के, आगे से कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उसी का इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी बिना जाने पहचाने हाथ नहीं डालना चाहिए, मन का भ्रम बहुत जल्दी टूटता है, वही टूटा। वहां नोटिफिकेशन आ गया उनके ये में कि अब आगे से कभी भी आयोजन नहीं किया जाएगा, इसे समझ जाओ। यह दो प्रकार की होती है, बांगड़ और खादर, सब हम बता ही चुके हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग बिहार में कांप मिट्टी भी बोलते हैं। कौन मिट्टी? कांप, ठीक। बांगड़ को काली मृदाएं, ब्लैक सॉइल, इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। विशाल चट्टानें दरअसल समुद्र के नीचे वाली चट्टानें होती हैं, विशाल चट्टानें, और ये लावा उद्गार के समय निकल के आती हैं, लावा उद्गार के समय निकल के आती हैं, और इनका रंग काला होता है लोहा के कारण। तो लोहा, चूना, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग, ये टिटैनिफरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहे का, ठीक है। इसलिए टिटैनिफरस मैग्नेटाइट के कारण और जीवाश्म, टिटैनिफरस मैग्नेटाइट और जीवांश यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा, टिटैनिफरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है? काला। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, लोहे का ओर है, आयन का। अगर कभी टिटैनिफरस मैग्नेटाइट नहीं लिखा हो तो अगर लोहा हो ऑप्शन में तो लोहा मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि असल में वही होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ह्यूमस होता है इसलिए इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ ज्यादा होता है। इसमें देखो फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की उतनी कमी नहीं होती है।
काली मिट्टी को तेलुगु भाषा में रेगुड़ कहते हैं। तेलुगु में कपास कॉटन की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अन्य फसलों में अलग से गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब उगाया जाता है। ये ज्वार, बाजरा ये सब मोटे अनाज होते हैं, कोर्स क्रॉप्स, जिनको हम लोग मिलेट्स भी कहते हैं। मिलेट्स, बाजरा को जब फिंगर मिलेट्स, ठीक है। मोटे अनाज का मतलब होता है कोर्स मटेरियल का कि कम पानी में भी उग जाता है सब, इसको कहा जाता है मोटा मोटा अनाज, ठीक है, लेकिन बहुत पौष्टिक होता है। बाद में काली मिट्टी गुजरात, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो मालवा का रीजन है, उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी जिला जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी और समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिलों, और राजस्थान का बूंदी और टोंक जिलों में पाई जाती है। टोंक जयपुर से कट के बना है, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को जो है लिख लीजिएगा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं तो जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, सेल्फ प्लफ्ड सॉइल, सेल्फ प्लफ्ड, इसको प्लफिंग की, हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें स्वतः पहले लेयर में क्या पड़ जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। नीचे का लेयर एकदम सख्त होता है, क्लेई सॉइल, और ऊपर में दरार पड़ने के बाद वर्षा का पानी जो है इसके सेकेंड लेयर में जमा हो जाता है, और जिसमें बीज फेंकते रहिए, दरार में जाएगा बीज, नीचे के पानी मिल जाएगा और वो फसल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अब ये सब देखो इसमें डालना चाहिए था, लूसेंट है, लेकिन तो सोचे खाली हम लूसेंट पढ़ के निकाल ले तो वो होने वाला नहीं है। और जिस समय जैसे कैसे पिछले वाला जो टेस्ट होता था, तो उसमें जब हम कहते थे कि बाकी चीजों को आप पढ़ के आइए, जो नई चीज होगी वो हम आपको बताएंगे, तो नहीं, यहां ज्यादातर होशियारों को क्या लगा, लगभग दरोगा परीक्षा में फेल कर गए। हम सबको बोलते थे कि ये जो है आप पढ़ के आइए, नई चीजें हम बताएंगे, तो नहीं, जो हम जितना हम पढ़ के आएंगे उसी में पढ़ाइए हमको, पढ़ो खुशी खुशी पढ़ो। लाल मृदा, सब वो कौन फेल हुए हैं, कुछ को छोड़ के, जो पहले से मजबूत थे। रेड सॉइल, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार, रवेदार को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टैलिन, इधर चलो कम से कम बताइए दे रहे हैं, क्रिस्टैलिन और कैंत्रित, ठीक है, मेटामॉर्फिक स्टोन्स, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स के विघटन, विघटन डिकम्पोजिशन, वियोजन, विदरिंग से होता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस से परिणाम स्वरूप रवेदार किसको कहते हैं, मान लो कि कोई एलिमेंट है उसमें जो एकदम ऐसे करके रवेदार, जो उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एकदम एक ये रहता है एक जैसा, उसी को कहते हैं रवेदार, क्रिस्टैलिन बोलते हैं, ठीक। सिस्टमेटिक रूप से अंदर का एलिमेंट बना रहता है, जो बॉन्ड नहीं होता है उसका, वो सारा बॉन्डिंग ऐसी अंदर का रहेगा, उसी को कहते हैं क्रिस्टैलिन यानी रवेदार। मेटामॉर्फिक, मान लो कि शुरू में रहा वो आर्कियन चट्टान, अब बाद में चेंज होकर धारवाड़ रॉक्स में बदल गया, उसको क्या कहते हैं, कायंत्रित। पहले कुछ था, बाद में तापमान और दाब के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ और बन गया, उसी को कहते हैं कायंत्रित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स के वियोजन और विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बोलता होती है, आयरन ऑक्साइड के ही कारण इसका रंग लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल। जो मैग्नेटाइट लोहा होता है उसका रंग काला होता है, उससे जो खराब लोहा होता है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन अगर इसमें पानी मिल जाए, जलयोजित हो जाए, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, अम्लीय, इसका मतलब होता है कि इसका पीएच जो है वो कितना होता है, 7 से कम, 7 से कम इसका पीएच होता है। दैट्स वाई ये एसिडिक प्रकृति का है, अम्लीय, एसिडिक। तो लाल मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, अम्लीय है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, वैसी कमी होती है जैसे कि जलोढ़ मिट्टी में, लेकिन यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन, ठीक है, विदाउट फर्टिलिटी
बैरन लैंड के रूप में पाई जाती है, बंजर भूमि, बैरन लैंड। ठीक है, इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज, जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, कि कृषि की जाती है। ठीक है, मोटे अनाज। तो लाल मिट्टी, ये सब जो है उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। भारत में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिलती है। भारत में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। इस भारत में मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी लाल मिट्टी है। रांची और आसपास के इलाका में लाल मिट्टी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिमी जिले, मेघालय का गारो खासी जयंतिया, ठीक है, नागालैंड, राजस्थान में अरावली का पूर्वी क्षेत्र, अरावली का पूर्वी जो रेगिस्तान है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, देखो कर्नाटक कुछ भाग पाई जाती है, जबकि सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। क्या लिखता है? ठीक है, ये सब ऐसे ही टीचर ना बताए, बताते समय तो ये बर्बाद कर दे सब। ठीक है, केरल में, सॉरी, तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। चूना, चूना का मतलब होता है लाइम स्टोन, लाइम का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अम्लीय मिट्टी में लाइम स्टोन डालेंगे, लाइम, तो उसका फर्टिलिटी क्या होगा? उसकी अम्लीयता कम होगी और वो ठीक रहेगा। जैसे पीएच कितना से कितना में मापा जाता है? 0 से 14। जो पौधा उगाने के लिए पीएच होना चाहिए ना, ये आपको जो है 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में अच्छा माना जाता है। यानी एसिडिक हो लेकिन थोड़ा सा कम एसिडिक हो। 5.5 पीएच से 7.5 पीएच के बीच में उसको क्या माना जाता है? कि पौधा उगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, या इससे थोड़ा कम रहे, 5.5, 6, 6.5, ये सब रहे तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें चूना मिलाते हैं, इसका पीएच क्या होता है? बढ़ना। तो लाल मिट्टी का पीएच कैसे बढ़ता है? चूना मिलाने से। ठीक, और जो क्षारीय मिट्टी होगी उसमें जिप्सम मिलाइए तो क्या होगा? उसका क्षारपन क्या होगा? कम होगा, तो वो नीचे आएगा। जबकि अम्लीय मिट्टी में हम लोग क्या मिलाएंगे? लाइम, तो उसका अम्लीयता क्या होगा? वो कम होता जाएगा और पीएच जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहां आके तो पौधा उगाने के लिए लाल मिट्टी में चूना को मिलाइए तो पौधा लहलहा जाता है। सर जैसे पहले क्वेश्चन पूछे थे ना, वैसे भी पूछिए कभी कभी। इसमें हम अच्छे से पढ़ते भी थे और न्यू क्वेश्चन भी मिल जाते थे, तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछिए टारगेट देकर, या फिर रोज 15 या 20 मिनट क्वेश्चन पूछिए। ओके, काजल सिंह, ठीक। कहाँ है काजल? अभी प्रयागराज में। ये प्रयागराज से भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लेटराइट मृदाएं, ठीक है, लेटराइट मृदाएं, लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। यहां पर ना तेज माने गर्मी वर्षा, गर्मी वर्षा, इस लगातार क्रम के कारण जो है लेटराइट मृदा का जन्म हो जाता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा, गर्मी हो, बारिश खूब हो, के तीव्र निछालन का परिणाम है। निछालन, जब ऊपर की परत जो है बहने लगती है ना, उसको क्या कहते हैं? निछालन कहते हैं। ठीक है, इरोजन जब होने लगता है वो पूरा, तो ऊपर की परत बह जाती है, उपजाऊ मृदा खत्म हो जाती है, नीचे बंजर वाला इलाका रह जाता है। वर्षा के साथ साथ चूना और सिलिका तो निछालित हो ही जाते हैं, लोहे के ऑक्साइड और अल्मुनिया के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। यानी चूना और सिलिका चला गया, लेकिन बच क्या गया? जो भारी भारी होता है ना, लोहा का ऑक्साइड और अल्मुनिया के यौगिक से भरपूर मृदाएं रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। जीवांश जो होता है वो क्या हो जाता है? ह्यूमस खत्म हो जाता है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती है और लोहे का ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसीलिए लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो ईंटे के जैसा होता है, ईंट जैसा। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ब्रिक की तरह, ईंट की तरह। और ये मिट्टी ईंटें बनाने के काम में आती है, इसका रंग भी ईंट जैसा ही होता है। ठीक है, और इसी में अल्मुनियम का वो ऑक्साइड, बॉक्साइट पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जहां होती है, माना जाता है कि वहां बॉक्साइट जरूर होगा।
ठीक है, इसीलिए लेटराइट मिट्टी से बॉक्साइट का पता लगाया जाता है। लेटराइट मृदाएं समानतः कर्नाटक, केरल, केरल सबसे ज्यादा कहां? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां मिलती है? हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में। यस, प्रयागराज का उत्तर मिला। सैलों के, रॉक्स के टूटने फूटने से बनी इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें लो ऑक्साइड द पोटाश की बहुलता होती है। गहरी लाल में उर्वरता कम ही होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। ये याद रखना, ये पूछता है। लाल लेटराइट मृदा है काजू। ठीक है, काजू यानी कैस्यू नट, काजू यानी कैस्यू नट, कैस्यू नट। सफेद लेटराइट की उर्वरता और खराब होती है, सबसे कम होती है। तो लाल लेटराइट में तो काजू हो भी जाता है, सफेद लेटराइट की उर्वरता और कम होती है। और इसका रंग किसके कारण सफेद होता है? केओलिन कारण। ये याद रखिए, पूछता है कि इसका रंग सफेद किसके कारण हो जाता है? केओलिन के कारण। केओलिन एक प्रकार का इसका तत्व ही हुआ, एलिमेंट ही हुआ। ठीक है, केओलिन के कारण इसका एक पिगमेंट है, उसके कारण इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लो ऑक्साइड जल के साथ घुलकर क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। इतना ही होगा नहीं, इसका याद रखना, ईंटा के निर्माण में क्या होता है? लेटेराइट सॉइल, गर्मी वर्षा, गर्मी वर्षा के क्रम के कारण जो है इसका निर्माण होता है। अक्सर ये पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में मिलती हैं, और इसमें काजू की खेती खूब होती है, कैश्यू नट की। बस इतना, जितना बता रहे हैं उतना याद रखना है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इलायची को अंग्रेजी में कहते हैं कार्डामोम, कार्डामोम। ठीक है, कार्डामोम। क्या? अच्छा, उर्वरता है, उर्वरता, फर्टिलिटी। फर्टाइल होता है ना सॉइल कोई, उसी को फर्टिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, रंग उसका केओलिन के कारण जो है सफेद होता है, केओलिन के कारण सफेद होता है, पिगमेंट है वो। तो हम लोग 4 मिट्टी क्या देखें? मेन मेन जलोढ़, अलुवियल, उसके अलावा जो है काली, रेड और एक लेटराइट। बाकी 4 जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ध्यान में नहीं देना है। जितना जितना बताए हैं वो मतलब ये करना है। शुष्क मृदा है, यह मृदा समानांतर संरचना में बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है, नमकीन होती है। इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है, किशमिश के जैसा। ठीक है, शुष्क जलवायु, ड्राई, शुष्क का मतलब होता है ड्राई। उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और तीव्र गति से वाष्पीकरण। ठीक है, वेरी फास्ट रेट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होती है। जाहिर सी बात है, ह्यूमस जो है और नमी, नमी का मतलब सैचुरेशन कम होती है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोट लेकिन सामान्य मात्रा में। ये रेगिस्तानी मिट्टी है। ठीक है, ये क्या है? कहा जाता है कि फास्फोट इसमें होता है। इसमें खाली पानी मिला दीजिए ना, अगर सिंचाई दे दीजिए तो इससे सोना उगलती हैं। यही कारण है कि जब इंदिरा गांधी कैनाल बना करके बीकानेर, ये राजस्थान इलाके में जो भेजा गया, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में, वहां खेती लहलहा गई, हरित क्रांति शुरू हो गई। हम लोग देखे ना इंदिरा गांधी जो कैनाल, जहां सतलज का पानी खींचा गया हरिके बांध से, अब ब्यास नदी का, वो लाया गया कहाँ? सतलज नहर का पानी लाया गया है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। यही कारण है कि उन दोनों ही जिलों में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक, आप जितना भी देखिएगा ना, कच्ची घानी, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो देखना उसके नीचे में पक्का वो कोई ना कोई जिला राजस्थान का लिखा होगा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान। कारण सरसों की खेती जो है वहीं होती है,
और वहीं से वो पेरा करके यहाँ आता है, इसलिए कच्ची घानी कहते हैं। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके पानी को वेपोराइज करके सीधे नमके निकाले जाते हैं, सांभर झील, सांभर झील से। ठीक है, इस मृदा की तली में, तली का मतलब एकदम फ्लोर पे नीचे, कंकड़ों की परत, चूना की मात्रा बढ़ने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई, इरिगेशन किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत विधि के लिए नमी सदा उपलब्ध है। नीचे में क्या होता है, कंकड़ की परत जम जाती है तो नीचे के लेयर में पानी जो है वो कभी कभी मौजूद रहता है। ये मृदाएं हालांकि अनुर्वर हैं, अनफर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल नहीं है, उर्वर नहीं है, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति, ठीक है, स्पेसिफिक ड्राई लैंडस्केप, स्पेसिफिक ड्राई रेगिस्तानी इलाके में वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के रूप में डेवलप कर गए हैं। ठीक है, विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति, स्पेसिफिक ड्राई, जो इसको स्थलाकृति के लिए लैंड स्केप हो जाएगा, और टोपोग्राफी, स्थलाकृति के लिए अंग्रेजी का शब्द आता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। लवण मृदाएं, लवण जो सेलाइन होती है ना, सेलाइन साल्ट, उसी से, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो ड्राई है, उसमें भी नमक है, लेकिन इसमें और ज्यादा नमक है। ये सेलाइन, साल्टी। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। ऊसर का मतलब बंजर ही होता है, ऊसर का मतलब बंजर, जो एकदम फर्टाइल नहीं होती हैं, ऊसर। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, देखो नमक वाला का अनुपात अधिक होता है। कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड नमक के लिए, पोटेशियम क्लोराइड, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, इसीलिए नमकीन होती हैं। ये अनुर्वर होती हैं, ठीक, फर्टाइल नहीं होती हैं। इनमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, ये सब कैक्टस वाला, नागफनी वाला है सब। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, नाइट्रोजन और चूने की कमी। पिछलका में चुनवा रहता था निचला लेयर में, तो कम से कम पानी को रोक भी लेता था, ये तो साफ पे खत्म कर देता है। ये मृदाएं ड्राई और सेमी ड्राई तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में, जलाक्रांत जहां पानी का जो है कम, और अनूपों में पाए जाते हैं। अनूप जो लेगून टाइप, जो समुद्री पनी वाला नहीं रहता है, तो किसी काम का वो होता ही, आप नमकीन पानी में सुंदरी वृक्ष छोड़ करके कुछ और उगा नहीं सकते। वो नाव बनाने के काम में आता है, खाने के काम में नहीं आता है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, जो कच्छ का रण है, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन से, देख लो है ना सुंदरवन, नमकीन पानी, समुद्र का पानी आ करके, तो उसमें सुंदरी वन जो होता है, मैनग्रोव, मैनग्रोव, उसका चूंकि वो पेड़ उगता ही कहाँ है, नमकीन समुद्री पानी में, और हमेशा कहाँ रहता है, पानी में। इसके कारण उसमें रेसिस्टेंस पावर पानी के प्रति क्या हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए नाव जो बनाते हैं ना हम लोग, उसी के लकड़ी से, ताकि वो जल्दी गले उले नहीं। पानी में नाव रहते रहते आप इस पर लगातार पानी गिराते रहिए, क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। लेकिन सुंदरी वृक्ष तो उसी में रहता ही है, इसीलिए कहा जाता है ना कि रेसिस्टेंस पावर बढ़ाना चाहिए। हम लोग बिहार में क्या देखते हैं कि बच्चा अगर होता है तो जब जनवरी दिसंबर, जो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है, बच्चों को इतना खाली आंख और नाक छोड़ के उसका सब ढका रहता है, ऐसे देखता रहेगा खाली, और भी बंद, खाली नाक ऐसे रहेगा खाली सांस लेने के लिए। पंजाब में हम जब रोपड़ और भटिंडा में रहते थे, तो हम देखते थे कि दोनों जगह पर जो उसकी बच्चों की जो दादी माँ या नानी माँ रहती थी ना, एकदम दिसंबर का महीना, ठीक है, जनवरी का महीना, समझ ना पंजाब का ठंड कैसा ठंड होता है वहां, कुछ नहीं है शरीर पे, बच्चा जो है वो मुष्टि कितना 4-5 महीना 6 महीना का, अब पूरा एकदम उसको पलट पलट के सरसों का तेल जो है पूरा एकदम, जैसे रोटी को नहीं ऐसे तवा पे करते हैं, वैसे कर करके एकदम मालिश पूरा बच्चा अपना। इसीलिए वो सब क्या होते हैं, एकदम वेल बिल्ट होते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि उनको ठंड सहने की धीरे धीरे ताकत
और यहां जो है उसको सुकुमार सेन बना कैसे रखते हैं सर, वो मरियल टाइप कैसे पैदा हुआ। इतने देखो सब बीत भर का आदमी सब, और वहां देखो सब कितना होते हैं एकदम 6.25 फुट के एकदम, हरियाणा राजस्थान पंजाब में देखो सब कैसा चलता है सब। तो उतना भी ज्यादा उसको एकदम ये करके मत रखिए, उसको बचपन से रेसिस्टेंस पावर। यही कारण है कि सुंदरी वृक्ष कहां हो रहा है, नमकीन पानी में, इसलिए वो पानी में जल्दी खराब नहीं होता है। तो जिसको जैसा ट्रेनिंग दीजिएगा ना, इसे देखना कि जो अपने बचपन से लेकर लाइफ में बहुत झेला रहता है ना, उसको बहुत डर उर नहीं लगता है। जो मौत को नजदीक से देख लेता है उसको डर नहीं होता है। जिसको उसके पेरेंट्स ने बबुआ बना के रखते हैं ना, बबुआ हमारे बबुआ, अरे बाप रे कैसे जाएगा, अरे बाप रे वहां कैसे जाएगा, नहीं रे किसी को साथ जाओ, ये सुनो ना भैया को लेकर जाओ, ये चाचा के साथ जाओ, उस सब ना मगोर टाइप के एकदम पैदा हो जाते हैं। वो बड़ा भी हो जाएंगे ना तो ऐसे ही चलेंगे, अरे उसके साथ मत जाओ, 2 बच्चा का बाप भी बन जाएगा तो अरे उसको ले जाओ ना, अकेले नहीं जा पाएगा। अरे मूर्खो, तुमने उसको जैसा बनाया वैसा वो बन गया। और जो 5 साल का बच्चा है छोटा सा, उसको 5 रुपया दिए, बाबू जाओ अंकल से जाकर के 5 रुपए का वो लेके आओ, खराब चीज नहीं, कोई मसाला लेकर के आओ, ये नहीं कि बाबू सुरती लेके आओ रे, तो वो 10 साल की उम्र तक जो है दबा के खाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सब नहीं। तो बच्चों में आप जैसा उसको पालिएगा ना, बच्चा वैसा ही बनता है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में, लेयर के रूप में ऊपरी सतह पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसीलिए इस मिट्टी में फिर कुछ होता है नहीं। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, जो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाले क्षेत्रों में एक्सेसिव इरिगेशन हुआ है, इतना ज्यादा इरिगेशन हुआ है कि आप नहर सिंचाई करके पानी को ले तो आते हैं खेतों में, जब खेती का काम हो जाता है तो पनिया वहीं जम जाता है। नतीजा क्या होता है कि पानी जो है रहते रहते जमीन के नीचे के नमक को ऊपर उठा देता है, खुद तो वेपोराइज होता है गर्मी में, और नमक की परत ऊपर में जम जाती है, जिससे मिट्टी ऊसर हो जाती है, बंजर हो जाती है। और बाद में उसी मिट्टिया में ज्यादा यूरिया, ज्यादा ये फॉस्फोरस डाल के इतना ज्यादा मिला देते हैं कि जो फसल होती है ना, वो आगे चल के कैंसर का कारण बन जाता है। इसलिए आजकल कैंसर खूब हो रहा है लोगों को, के कारण जलोढ़ मृदाएं भी क्या होती जा रही हैं, लवणीय। पानी वाली मृदाएं भी इसलिए लवणीय होती जा रही हैं कि पानी नहरी सिंचाई कर रहे हैं, नहर नदी से तो इधर ले आते हैं नीचे, तभी ना ढलक के आएगा, ढलक के तो आ गया, जितना काम था यूज कर लिया, अब एक्स्ट्रा पानी का क्या करोगे, वापस उसको ले जाने के लिए गड्ढा फिर करोगे नहीं। नतीजा क्या होता है कि पनिया जमजम के वहां आपके मिट्टी को क्या कर देता है, नीचे के नमक को कैपिलरी एक्शन, किसी कात्व क्रिया के द्वारा क्या करता है, ऊपर उठा जाता है। बाद में सूरज की गर्मी में पानी तो उड़ जाता है, नमक जो है ऊपर में जम जाता है, जिसके चलते मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर। उसी को हम लोग भूर, कल्लड़ ये सब बोलते हैं। रेह, मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जिप्सम, ताकि क्षारीय मिट्टी को जिप्सम डाल के उसकी क्षारीयता को, अल्कलाइनिटी को क्या किया जाए, कम किया जाए। पिटमय मृदाएं, पीट, इसको दलदली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दलदली। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़ा, ठीक है, और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं, अल्कलाइन भी हैं। ये मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का दलदली हो जाता है, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा और तमिलनाडु में भी पाई जाती है पीट मृदाएं, ठीक है, दलदली टाइप की, स्वैम्पी। उत्तराखंड, उसको उत्तरांचल लिख दिया है, पहले उसका नाम उत्तरांचल ही था। फॉरेस्ट मृदाएं या माउंटेनियस मृदाएं, इनको वन मृदा या पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। माउंटेनियस सॉइल, इसको फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं, माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। ये पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण देखो पर्वतीय पर्यावरण होता, हो गया ना, जो माउंटेनियस एरिया हो गया,
इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। जैसे जैसे हाइट ऊपर जाइएगा मिट्टी का नेचर चेंज हो जाएगा। नीचे घाटियों में डूमट अलुवियल टाइप का और पांसु होती हैं पोरस, जिसमें छेद से पानी अप डाउन होगा, तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणवाज होते हैं, मोटा, नीचे एकदम सॉफ्ट होंगी, ठीक है, मिक्सर हो जाएगा। घाटी में पहाड़ पर ऊपर जाइएगा तो ये मोटा कण हो जाएगा। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता है, वेदरिंग ऊपर से होता जाएगा, और ये अम्लीय, एसिडिक और कम ह्यूमस वाली होती हैं। इसे इनमें क्या मिलान रहता है? चूना। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं क्या होती हैं? उर्वर होती हैं। क्यों? डूमट के कारण। डूमट यानी जलोढ़। अब एंजॉय कीजिए। इसी तरह भी संगीत का आयोजन होता रहेगा सरस्वती पूजा में। अब रोकते हैं इसको, टाइम हो गया। देश में मृदा अपरदन, इरोजन और इसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु, कंट्रोल हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, CSCB 1953 गठन किया गया। मरुस्थल रेगिस्तानी मिट्टी की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब आप कुछ नहीं कर सकते, तेज बजते गानों में आपको मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, जोधपुर। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल इसको स्टार्ट कर देंगे, ये वाला आएगा, ये देख लेते हैं। देखते हैं कल क्लास रहेगा कि नहीं। कल शनिवार है ना, बता देंगे हम, टेलीग्राम में से चल जाएगा। गला दिखाना